इंट्रोडक्शन। और अभी मैं यहाँ पे आप सभी के समक्ष मैडम को यहाँ पे वेलकम करना चाहूंगा, एक्सपर्ट को यहाँ पे मैं वेलकम करना चाहूंगा और आप सभी से चाहूंगा कि आप सभी लोग चैट बॉक्स का यहाँ पे इस्तेमाल करें और चैट बॉक्स के जरिए मैडम का वेलकम करें, ताकि हम सब लोग एक साथ मिलके यहाँ पे एक्सपर्ट का, मैडम का वेलकम कर सकें। तो मैम, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग मैम। विपिन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ पर मुझे आने का ये अवसर मिला और अपना बहुत सारा ज्ञान जो मैं लोगों के साथ बांट सकती हूँ, क्योंकि हम सब समझते हैं कि बांटने से सबका ज्ञान बढ़ता ही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। आप सबके बड़ों को मेरा सादर प्रणाम। और आज हम एक बहुत ही मुख्य विषय के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेल्स। इससे पहले कि मैं सेल्स यानी बिक्री, जिसे हम हिंदी में बिक्री बोलते हैं, उसके बारे में आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने ये विषय क्यों चुना। जैसे कि विपिन जी ने बताया कि करीबन 19 साल, साढ़े 19 साल बल्कि मुझे हो गए हैं और मैं सेल्स इंडस्ट्री में ही काम करती आई हूँ, अलग अलग कंपनीज के साथ में। सेल्स जैसा सुनने में लगता है कि बस हमने किसी को कुछ बेचा है और किसी ने हमसे कुछ खरीदा है, बट इतना आसान नहीं है ये सेल्स। क्योंकि जैसा कि टॉपिक कहता है, हमारा विषय ही आज का ये है कि सेल्स इज अ बैकबोन ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। मतलब कि कोई भी लेन देन को सेल्स कहा जाता है, चाहे वो बड़ों और बच्चों के बीच का हो, चाहे वो कंपनी के अंदर काम करने वाले दो लोगों का हो, चाहे वो देश और विदेश के बीच में दो पार्टीज के बीच में किया जाए। सब तरीके के लेन देन को हम एक ही भाषा में बोलते हैं कि वो सेल्स है। जिस इंट्रोडक्शन में विपिन जी ने बताया मेरे कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में, मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सर्टिफिकेशन सेल्स से कहां पर रिलेट करते हैं, क्या महत्व है इन सबको करने का, और क्यों नहीं सिर्फ एमबीए और आगे दूसरी डिग्रीज करी गई, बल्कि इन पे पहले ध्यान दिया गया। अगर आप पहला देखेंगे, जिसमें हम माइस कम्युनिटी की बात करते हैं, तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री से आती हूँ जो ट्रैवल है, जहाँ पे हम लोगों को उनके सपने पूरा कराते हैं। जैसे कि वो बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो अकेले जाएं, चाहे वो परिवार के साथ जाएं, चाहे वो किसी कंपनी ही उनको टारगेट पूरा करने के लिए बाहर भेजे, वो सब सपनों को साकार करने के लिए हम उनकी मदद करते हैं। इस तरीके की सेल्स हम करते आए हैं अभी तक लोगों के लिए और कंपनीज के लिए। माइस क्लब कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जहां पे, क्योंकि माइस की डेफिनेशन आती है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इवेंट्स। मतलब कि जब भी कोई कंपनी अपने कुछ डीलर्स को या अपने कुछ चुने हुए लोगों को एक टारगेट पूरा करने पर बाहर भेजती है, वो उन्हें अलग अलग नामों से डिफाइन करती है। जैसे कि मीटिंग, यानी कि आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं और आप कुछ सीख कर वापस आएंगे। इंसेंटिव, आपको इंसेंटिव मिला है, यानी कि एक बोनस मिला है, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है, इसलिए आपको बाहर भेजा जा रहा है, जिसमें आप अकेले भी जा सकते हैं या आपको आपके परिवार के साथ भी भेजा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंसेस जहां पे आप सिर्फ जाकर अपने विषय को ही नहीं पढ़ते, बल्कि वहां देश विदेश से एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, जो आकर अपना अपना ज्ञान आपको उस विषय के बारे में देते हैं, यानी कि फिर से आपको एक नई लर्निंग मिली। और एग्जीबिशन, एग्जीबिशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला गया है, जहां पे हम लोगों को चीजें दिखा कर बेच सकते हैं। एग्जीबिशन छोटे छोटे बड़े बड़ी जगहों पे बहुत अलग अलग तरीके से लगाई जाती हैं। कहीं पे छोटे स्टॉल होते हैं, कहीं पे बड़े बड़े बूथ लिए जाते हैं, और कहीं पे पूरा एक कमरा बुक करके सारी चीजों को सामने दिखाकर, उनका डिस्प्ले लगाकर डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, यानी कि आगे उनको दिखाया जाता है कि ये चीजें कैसे काम करेंगी। बहुत सारी कंपनीज जो चश्मा बेचती हैं, जो गाड़ियां बेचती हैं, जो घड़ियां बेचती हैं, वो सब ऐसे डिस्प्ले लगाकर आपको दिखाती हैं कि ये चीजें आपके लिए कितनी आकर्षक हो सकती हैं और आप इन्हें कब, कैसे और क्यों खरीदें, जो कि हमारे सेल्स में कवर होता है कि हमें सेल्स करनी क्यों है, हमें सेल्स करनी कब है और हमें सेल्स करनी कैसे है। बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत गहराई है इस टॉपिक के पीछे। हम उतना गहराई में तो नहीं जा पाएंगे जितना समय हमारे पास है, बट जितना विस्तार में हो सकेगा हम उतना ज्यादा इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं।
क्या आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस मैम। थैंक यू विपिन जी। एक बार फिर से एपीएलएल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज जो मैं लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो दिल से मुझे बहुत अजीज है और उसके बारे में बात करना मुझे बहुत ही पसंद है। तो एक बार दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि सेल्स क्या है। तो जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, मैंने उससे कुछ नाम दिए हैं कि वो डील है, यानी कि एक सौदा है, या सौदेबाजी है, या हम खाली व्यापार को ही सेल समझ लेते हैं, या फिर सब कुछ ही सेल्स है। सिर्फ आदान प्रदान करना ही सेल्स है? जहां से मैंने शुरू करा, हाँ, आदान प्रदान यानी कि किसी भी तरीके का लेन देन ही सेल्स है। हम उसको सेल्स क्यों डिफाइन करते हैं? क्योंकि बिक्री करके हमने सिर्फ किसी को कुछ बेचा नहीं है, बल्कि हमने कुछ पाया है। जरूरी नहीं है कि आपको हर बिक्री के बदले पैसा ही मिले। आपको शायद वो बिक्री इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको उनसे बदले में प्यार चाहिए। आपको वो बिक्री करना इसलिए जरूरी है क्योंकि शायद आपको अपनी सर्विसेज और टैलेंट दिखा के उनको एंटरटेन करना है। तो आगे हम देखेंगे कि सेल्स करता कौन कौन है। और एक यहाँ बहुत अच्छा निशान मैंने बना रखा है, हंसी का, स्माइल। क्योंकि सेल्स शुरू भी स्माइल से होती है और खत्म भी स्माइल से होती है। बिना हंसी के ना तो आपका दिन शुरू होना चाहिए और बिना हंसी के ना तो आपका दिन समाप्त होना चाहिए। यानी कि सुबह उठते ही हम सेल्स करना शुरू कर देते हैं और जब तक हम वापस अपने बिस्तर पे नहीं जाते तब तक हमारी सेल्स हमारी दिनचर्या का एक बहुत ही मुख्य पार्ट रहती है। तो कौन कौन करता है सेल्स? कुछ कुछ पिक्चर्स मैंने आप लोगों के सामने लगाई हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें डॉक्टर हैं इसमें, और आज के टाइम में जहां पर महिलाएं किसी भी चीज में पीछे नहीं हैं, वो कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए, चलने के लिए आगे तैयार हैं, क्योंकि अब उनमें वो आत्मविश्वास है जो पहले कहीं ना कहीं बहुत कम था। और उसके लिए उनके परिवार वालों का, उनके साथियों का, उनके गुरुओं का, सबका धन्यवाद है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो कोई भी जना आगे बढ़ ही नहीं सकता है। सेल्स एक ऐसी फील्ड है जो अकेले से कभी नहीं की जाती। उसके लिए हमेशा आपको किसी का साथ चाहिए। किसी का साथ में अपना आत्मविश्वास सबसे पहले आता है। डॉक्टर, वकील, टीचर, इंजीनियर, फैशन डिजाइनर। अब आप लोग सोच रहे होंगे फैशन डिजाइनर क्या बेच रहा है, टीचर क्या बेच रही हैं, क्योंकि ये सब तो अपना काम कर रहे हैं। इंजीनियर पढ़ाई करके आया है, ये भी तो अपना काम कर रहा है। तो बेच क्या रहे हैं? ये सब लोग अपना टैलेंट सेल कर रहे हैं। ये सब लोग जिन सर्विसेज की इनमें क्षमता है, जो सेवाएं ये लोगों को दे सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने, उनके माँ बाप ने मिलकर इतना पैसा लगाकर पढ़ाई करी है, वो सारी क्षमताओं को दूसरों के उपयोग में लाने के लिए ऐसा क्या किया जाए? अपनी सर्विसेज को यानी अपनी सेवाओं को दूसरों के आगे रखा जाए, जिससे हम एक ट्रांजैक्शन यानी लेन देन का नाम देते हैं। हमेशा सेल्स के नाम को आप लोग ऐसे मत देखिए कि नहीं नहीं हम अपने आप को सेल थोड़ी कर रहे हैं, हम अपने आप को बेच थोड़ी रहे हैं। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम एक लेन देन में एंटर कर रहे हैं, ताकि कुछ चीजें जब हम किसी को देंगे तो कुछ चीजें बदले में मिलेंगी। जैसे कि पुराने जमाने में जब पैसा नहीं था तो चीजों का आदान प्रदान ही ट्रांजैक्शन होती थी। एक ने गेहूं दिया, दूसरे ने बदले में कोयला दिया। एक ने चावल दिया, दूसरे ने बदले में गिलोय दिया। ऐसे ही बेलों के थ्रू ही उन्होंने पूरी कड़ी बनाई। आज के टाइम में जब माहौल बदल गया है, ये दौर बदल गया है, जिस दौर में आप लोग हैं, जिस दौर में आपको इस शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि आप सब अभी उस फेज में हैं जहां पे आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आगे कहां बढ़ें, आगे कौन से करियर में जाएं। किसी भी करियर में आप जाएंगे, सेल्स आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ एक टाइटल नहीं है, आपको किसी श्रेणी में नहीं डालता कि आप सेल्स करते हैं। वो तब है जब आप उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए आगे जाते हैं। बट तब तक आप चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे वकील बने, चाहे फैशन डिजाइनर बने, चाहे अभिनेता भी बने, आपको अपनी चीजों को आगे सेल करना ही है। हमारा मुख्य विषय क्यों है ये बैकबोन? क्या होती है बैकबोन? जैसे हम अपनी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, हमारी बैक की जो बोन है बीच में, स्पाइन, अगर वो नहीं हो तो शरीर किसी काम का नहीं।
अगर वो खराब हो जाए तो शरीर किसी काम का नहीं, और जब अपना ही शरीर कुछ काम नहीं कर पाएगा तो हम आगे जिंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। ट्रांजैक्शन की बैकबोन क्यों बोला जाता है उसको? क्योंकि सेल्स करने के कुछ रूल हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि सिर्फ किसी को बोल देने से और किसी की बात सुन लेने से एक ट्रांजैक्शन नहीं होती है। जब आप किसी के आगे अपना कोई प्रस्ताव रखने जाते हैं, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए। आप उसे गुण का नाम दे सकते हैं, आप उसे लक्षण बोल सकते हैं, आप उसे ज्ञान भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये चीज दूसरों से भी सीखते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सब ये सब चीजें लेके पैदा होते हैं। कुछ लोग हैं जिनके अंदर आशा है, वो है आशावादी, उन्हें हर चीज में अच्छा दिखता है, उन्हें हर चीज में पॉजिटिविटी दिखती है, उनको लगता है नहीं कुछ भी पॉसिबल है, कोई भी रुकावट आ जाए मैं तो इस काम को कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। वो आशा वो बचपन से कभी कभी लेकर चलते हैं, क्योंकि शायद उनके संस्कार ऐसे रहे हैं। हर कोई अच्छे संस्कार देता है और उसको लेकर ही आगे चलता है, बट संस्कारों में अगर आपको मिलने के बावजूद भी आप उस आशा को बहुत लंबे समय तक आगे नहीं ले जा पाएंगे, तब क्या? तब आप किसी को जिम्मेवार तो नहीं ठहराएंगे, क्योंकि हर जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हर चीज का एक ओनस बोलते हैं जिसको हम, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं हम, वो हमारी खुद की है। तो आशावादी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कोई प्रस्ताव रखते हैं तो आपको बदले में सिर्फ हाँ नहीं मिलेगा, आपको ना भी सुनना पड़ सकता है। फिर क्या आप रुक जाएंगे? नहीं, आप एक और प्रस्ताव तैयार करेंगे, या तो उसी जने के लिए या किसी और जने के लिए, क्योंकि आपके लिए रुकना नहीं है, जिंदगी रुकने का नाम नहीं है। जिंदगी एक चलती फिरती राह है, इसका एंड एक ही बार होता है। तब तक ये हमारे लिए सिर्फ एक राह है, जिस राह पे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे हमें अनुभव भी होंगे, और इन सब की अच्छाइयों को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। इसलिए आशावाद, गांठ बांध लीजिए, आशावाद आप किसी भी करियर में जाते हैं, और आप करियर में ना जाके एक हाउसवाइफ भी अगर बनती हैं तो भी आपके लिए आशावाद होना बहुत ही जरूरी है। फिर आता है सुनने का कौशल। सुनने का कौशल क्या है? अजीब लगता है सुनने में कि सुनने का भी कोई कौशल होता है। जी हाँ, सुनने का भी एक कौशल है, क्योंकि एक तरीका है किसी की बात सुनने का। कुछ लोग सिर्फ सुन लेते हैं, बट शायद वो सुन के समझ नहीं रहे होते कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। कुछ लोग सुनकर समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और उसे अमल करके, या उसमें अगर उन्हें कोई अपनी बात आगे रखनी है तो वो रखने की सक्षमता भी है उनके अंदर। जब हम किसी के पास प्रस्ताव लेकर जाते हैं, वो हमसे 10 तरीके के सवाल पूछेगा, जाहिर है पूछेगा, क्योंकि हम जो लाए हैं वो क्यों लाए हैं, उसका क्या फायदा है, उन्हें उससे क्या फायदा होगा। और कहीं ना कहीं सबको ऐसे लगता है कि जब हम कोई प्रस्ताव रखते हैं तो उसमें हमारा ही कुछ फायदा है। तो सबसे पहले एक ये डाउट, शक, जो बहुत बड़ी मर्ज है सबके लिए, जिस मर्ज की दवा बनती जाती है लेकिन फिर भी कम पड़ती जाती है, वो शक को दूर करने के लिए हमें बहुत जरूरी है लोगों को ये बताना कि हम आपको सुन रहे हैं अच्छे से। सुनने के बहुत सारे रूप भी हैं। रूप कैसे? कि आप कैसे बैठे हैं, क्या आप उनके सामने बात सुनते हुए फोन से खेल रहे हैं, घड़ी हिला रहे हैं, अपनी रिंग या कंगन से खेल रहे हैं, बार बार कान छेड़ रहे हैं, बाल खुजला रहे हैं। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब ये दर्शाता है कि आपका उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप सुन तो रहे हैं, बट आप शायद इंतजार कर रहे हैं कि अरे कब ये खत्म होगा और कब हम आगे चलेंगे, और बस अब ये हाँ करते, मुझे और कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं तो ये सोच के यहाँ पे आया हूँ कि मुझे तो इस प्रस्ताव के उत्तर में हाँ चाहिए, और मैं जाके अपना काम शुरू करूं और कल मेरे बैंक में चेक आ जाए। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। सेल्स सिर्फ बिक्री नहीं है। मैं आपसे हर स्लाइड में, हर कुछ मिनट में बार बार ये बोलूंगी कि सेल्स सिर्फ एक बिक्री नहीं है। सेल्स बहुत सारी चीजें साथ में लेकर आती है, जिसमें से कुछ के बारे में हम आगे आगे बात करते चलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, नहीं नहीं, शरीर से लचीला होने की बात नहीं हो रही है सर। वो तो तब जरूरी है जब आपको दुकान दुकान जाके कोई सामान बेचना है, तो आपको फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिट नहीं है, आपका शरीर इतना लचीला नहीं है कि वो इतना चलने से, कभी बस, कभी रिक्शा, कभी ऑटो, कभी पैदल चलने से थक गया, तो आप काम कैसे करेंगे? वो बहुत जरूरी है। और वो तो आजकल के टाइम में, खासकर कि इस पैंडेमिक के दौरान, जब हम सब बाहर तो जा ही नहीं पा रहे हैं, अंदर ही बैठ गए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग इस वजह से भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें जो आदत थी सुबह शाम बाहर जाकर खेलने की, लोगों से मिलकर बातें करने की, क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं तो आप एक एनर्जी को उनके साथ में एक्सचेंज करते हैं ना, एक पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स, दोनों तरीके की चीजें आपके सामने आती हैं। तो क्या लेकर आते हैं? पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। तो लचीलापन इस विषय में यहां पर जाता है कि आपको यहां से लचीला होना है, आपको जिद्दी नहीं बनना है। कि अगर आपसे एक कस्टमर ने पूछा है कि आप मुझे वॉशिंग मशीन बेच रहे हैं, बट मुझे तो वॉशिंग मशीन सैमसंग की नहीं चाहिए और इसकी चाहिए, आप कहेंगे नहीं मैं तो आपको यही दूंगा। नहीं सर, आप यही लीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी है। क्योंकि क्योंकि यहां पर आपको क्योंकि तो करना ही नहीं है। यहां पर आपको क्या दिखाना है कस्टमर को? कि आप उनके हिसाब से चलेंगे, आप उनकी पसंद के हिसाब से काम करेंगे। चाहे आप बेचे वही जो आपको बेचना है, क्योंकि उसके ढंग के बारे में हम बात करेंगे, पर सबसे पहले आपको क्या दिखाना है? कि आप उनके साथ हैं। और अगर वो किसी समस्या को लेके आपके पास आए हैं, तो आप उस समस्या को सुनने के लिए सक्षम हैं। इसीलिए हमारा दूसरा पॉइंट कहा जाता है समस्या निवारक। क्या है? कौन है समस्या निवारक करने वाला? प्रॉब्लम सॉल्वर। हम तो कोई गुरु नहीं है, हमने तो कोई ना तो कोई संन्यास लेकर कोई ऐसी चीज हासिल करी है कि हम आंख बंद करेंगे और हाथ देके बोलेंगे जा बच्चा तेरा कल्याण हो। ऐसी तो कोई समस्या का निवारक हम नहीं करने आए हैं। कैसे करते हैं हम समस्या का निवारक? हम उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और फिर जवाब देते हैं। उसके लिए क्या जरूरी है? क्या आप आशावादी हैं? क्योंकि अगर आपके अंदर आशा नहीं है तो आप उनकी समस्या को सोचने से पहले खुद में ही घुल जाएंगे। क्या आप में सुनने का कौशल है? अगर आपने उनकी समस्या को सही से सुना है, तभी तो आप उसे समझेंगे, सोचेंगे और उसका जवाब देंगे। लचीलापन। क्या आप दो तीन तरीके के अलग अलग समाधान दे सकते हैं उनको? क्योंकि शायद जो समाधान एकदम आप उनको दें वो उन्हें नहीं चाहिए हो, या वो उन्हें कहीं से मिल चुका। तो क्या आपने अपना होमवर्क किया है? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बोलते हैं, अपना होमवर्क करना। आप ये सोचते होंगे कि होमवर्क तो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में ही मिलता है, आजकल तो कॉलेजेस में भी शायद नहीं मिलता है। पर होमवर्क एक ऐसी गांठ है जो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती, और छोड़े भी नहीं। जब तक आप क्लास वर्क से ज्यादा अपना होमवर्क करते चलेंगे, तब तक आपकी अपनी चीजें मजबूत होती जाएंगी। कॉन्फिडेंस। क्या आप में आत्मविश्वास है? आत्मविश्वास के बारे में अगर मैं बोलना शुरू भी करूं तो शायद 1 घंटा आत्मविश्वास पे हम बात कर सकते हैं। आत्मविश्वास आता कहाँ से है? बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं भी, जिन्होंने आत्मविश्वास के बल पर ही अपनी वो चीजें करी और लोगों के आगे प्रस्तुत करी जो वो चाहते थे और समझते थे कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारे नाम आते हैं, आप क्रिकेट इंडस्ट्री उठाएंगे तो बहुत नाम आपके पास आएंगे। आप बहुत सारे एक्टिविस्ट उठाएंगे, एक्टिविस्ट यानी जो लोगों के लिए लड़ने को आगे आ जाते हैं, जैसे कि मलाला जी, जैसे कि गांधी जी। तो हमारे बहुत सारे जो पहले के भी लीडर्स रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे अभी के भी लीडर्स हैं, बहुत सारे हमारे लीडर्स से बात मैं सिर्फ पॉलिटिक्स के नेताओं की नहीं कर रही हूँ, हर वो जना नेता है जो सच के लिए और सही चीज के लिए सामने खड़ा होने के लिए सक्षम है। उसे अपने पे विश्वास है कि वो अपनी करी हुई चीजों से दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकता है, उन्हें उनके हक दिला सकता है। हक कौन कौन सी चीजों का लोगों को चाहिए होता है? सबसे ज्यादा हम कौन से हक के लिए लड़ते हैं? सिर्फ आजादी एक हक नहीं है, पढ़ाई भी एक हक है, बराबर के अधिकार मिलना भी एक हक है,
बराबर के अधिकारों को हम हमेशा एक बराबरी या तुलना करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो इसलिए जरूरी है ताकि सबको हर तरीके की एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, क्योंकि जब आपके सामने कोई भी प्रस्ताव रखा जाएगा, कि आपसे पूछा जाएगा कि आप ये काम कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या काम आएगा आपके लिए? आपका आत्मविश्वास, आपका आशावाद। वही है जो आपको एक डील यानी एक सौदा शुरू होने से उस सौदे के खत्म होने तक, यानी कि वो डील कंप्लीट होने तक, आपने किसी को कुछ बेचने के लिए प्रस्ताव रखा और खरीदार ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। डील के ए से जेड तक जाने के लिए आपके पास के 5 चीजों का होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ये सब एक दूसरे के साथ कड़ी में जुड़े हैं। इनका कोई नंबर नहीं है कि पहले आपको ये होना चाहिए फिर आपको ये होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आप इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखें, एक बच्चा है यहाँ। क्यों हम हमेशा बच्चे की तरह बनना चाहते हैं? हम क्यों चाहते हैं कि हम अंदर से हमेशा बच्चा रहें? क्योंकि बच्चा अपने हर काम करवाने के लिए सक्षम है। उसे कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, उसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसे किसी से ये पीठ थपथपा के बताने की जरूरत नहीं है कि तुम ये कर सकते हो। वो खुद जानता है कि अगर मुझे ये चीज चाहिए तो मुझे किसके पास जाना है, मेरा कौन सा काम मेरी माँ से हो सकता है, मेरा कौन सा काम मेरे पिता से हो सकता है, कौन सा काम भाई या बहन करेंगे, या फिर कौन सा काम मेरे दोस्त मेरे लिए करेंगे। बच्चों की तरह का कौशल अगर हमारे में आ गया तो हम सुनेंगे भी बहुत ध्यान से, हम लचीले भी रहेंगे, हम सोच बहुत अच्छा पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई वजह नहीं है कुछ और सोचने की। हमारे दिमाग में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं है कि हम पहले ही ये सोच लें कि नहीं नहीं हमारा काम तो नहीं होने वाला है। ऐसा कभी नहीं सोचते बच्चे। वो हमेशा यही सोच के आगे चलते हैं कि हमने ये सोच लिया है और हमारा ये काम होगा ही होगा, क्योंकि वो करवाना जानते हैं। उन्हें पता है हमें कौन सा काम किससे करवाना है। और इसीलिए अक्सर हम अपने बच्चों से सलाह भी लेते हैं। ये अलग बात है कि बच्चों की उम्र के हिसाब से आप उनसे उनके विषय के बारे में बात करेंगे। सब विषय बच्चों से आप नहीं बात कर सकते और उनसे दी गई सलाह शायद आपके काम ना भी आए। लेकिन अगर आप उनसे आत्मविश्वास सीख लें, आप उनसे हंसी सीख लें, आप उनसे जिंदा दिली, खुश रहना और अपने कामों को पूरा कराने की वो तकनीक सीख लें, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, कस्टमर्स। यानी कि हम जिनको भी कुछ चीज का प्रस्ताव रखना चाहते हैं वो हमारे लिए कस्टमर है। तो हम अपनी सेल्स की भाषा में कहते हैं कि हम सब एक दूसरे के लिए कस्टमर हैं। हम अपने माँ बाप के लिए कस्टमर हैं, माँ बाप हमारे लिए कस्टमर हैं, हमारे बाहर जो लोग हमको मिलते हैं, हमारे दोस्त भाई रिश्ते नाते, सब कस्टमर हैं। क्यों कस्टमर हैं? सबको क्या चाहिए? सबको हमसे समाधान चाहिए। समाधान किस चीज का? किसी भी चीज का। कोई भी चीज को हमने अंडरलाइन नहीं किया है कि इसी विषय के बारे में बात करी जाएगी और इसके बारे में नहीं। इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है ना आजकल। क्यों बोला जाता है? इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पर खुलकर बात कर सकते हैं एक दूसरे से। एक ऐसे देश में हम हैं जहां पर सबसे अच्छी चीज है कि हम एक दूसरे से मिलजुल कर उनकी बातों को समझकर बात कर सकते हैं और समाधान निकाल सकते हैं। क्या समाधान चाहिए हमको और कैसे मिलते हैं समाधान हमको? क्यों जरूरी है? हमें नहीं देना समाधान किसी को, पर अगर आप समाधान नहीं देंगे तो क्या आपका लेन देन पूरा होगा? क्या आपकी कोई समस्या आप किसी को बताएंगे और बदले में वो इंसान आपको सुनने की बजाय बोले कि अपने आप देख लो, तो क्या आप दोबारा उसके पास जाएंगे? तो आपने यहाँ पे, उन्होंने, आपने नहीं, उन्होंने यहाँ पे एक कस्टमर खो दिया है, क्योंकि आप वो विश्वास नहीं बना पाए उन पे। और विश्वास ही तो कड़ी है किसी भी तरीके के लेन देन में, किसी भी तरीके के रिश्ते में जाने के लिए। अगर विश्वास नहीं, तो एक कस्टमर गलती से आपके पास आ भी गया
दोबारा नहीं आएगा। उन्हें बार बार अपने पास लाने के लिए क्या जरूरी है? विश्वास। और ये विश्वास आता कैसे है? हमने आत्मविश्वास की बात करी, जो अंदर से आता है। अंदर से क्यों है? क्योंकि हम हर रोज सुबह शीशे के सामने बोलेंगे आई एम द बेस्ट, अपने आप को आत्मविश्वास दिलाने के लिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने कमियों को देखते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जरूरी क्या है? एक भी चीज हमने जो दिन में अच्छी करी है उसे अगली सुबह फिर से याद करना और अपने आप से ये बोलना कि हमने जो किया बहुत अच्छा करा और अब हमें आगे बहुत अच्छा करना है। वो विश्वास आत्मविश्वास है। पर समाधान देने के लिए जो विश्वास चाहिए वो कैसे आएगा? उसके लिए एक एक्शन प्लान है। क्या एक्शन प्लान है? नो योर प्रोडक्ट। मतलब अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को समझिए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट या उत्पाद का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके पास बेचने के लिए कुछ है, दिखाने के लिए टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, ग्लास है, पानी का जार है। आजकल तो सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट। सब जगह सिर्फ इसी की ही चर्चा है। बट उत्पादों के अलावा हम और क्या लोगों को देते हैं? हमारी सेवाएं। वो सेवा जिसका कोई मोल नहीं दिखता, पर जब उस सेवा का असर या फल लोगों के सामने आता है तब उनका विश्वास आप बनता है। क्यों जरूरी है आपके लिए जाना कि आप जो भी उत्पाद या सेवा उनके आगे रख रहे हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप दो सैनिटाइजर की, फर्ज कीजिए आप दो सैनिटाइजर की बोतलें लेकर एक कस्टमर के पास गए हैं, वो आपसे पूछता है कि दाम क्या है? आप कहते हैं ये 100 रुपए का 1 लीटर की बोतल है और ये 110 रुपए की लीटर की बोतल है। जाहिर है किसी को भी लगेगा कि सैनिटाइजर है, स्प्रे ही तो करना है, इन्फेक्शन से बचना है। और आजकल तो सारा दिन कितनी बार स्प्रे करना है, हाथ खराब हो जाते हैं, खरे खरे हो जाते हैं, जलन कभी कभी मचने लग जाती है। तो आप बताइए इनमें से अच्छा कौन सा है? तो आप क्या बोलेंगे, 100 वाले को अच्छा या 110 वाले को अच्छा? क्योंकि आपको 110 रुपए दाम में ज्यादा लगेगा, इसलिए आप उसको बेचना चाहेंगे। बट अगर कस्टमर बोले कि मुझे तो सस्ता दे दो, मुझे दो 110 वाला ही पर 100 में लगा दो, आपको क्या करना है? हो सकता है आप उसको बेच सकते हो सकता है आप नहीं भी बेच सकते हो। लेकिन क्या आप यहाँ कस्टमर को ना बोल सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये भी दिखाना है कि आप, पिछली स्लाइड में हमने क्या किया, लचीले हैं। क्योंकि अगर आप लचीलापन नहीं दिखाएंगे, अगर आप दिखाएंगे कि मेरे हिसाब से काम होगा, तो कस्टमर कभी भी आपसे सामान खरीदने नहीं आएगा और शायद उस बार भी खरीद के नहीं जाएगा। आपको वो डील वहीं पे आधी छोड़नी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों 100 वाला बेचना चाहते हैं, आप क्यों 110 वाला बेचना चाहते हैं। यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि उनके फायदे क्या हैं। क्यों 100 वाला देने से उनको भी फायदा होगा और आपको भी होगा, या 110 वाला देने से उनको भी आपको फायदा होगा। दूसरा हम बात करते हैं मूल्य समीकरण की। मूल्य समीकरण क्या है? आसान सी भाषा में इसको समझा जाए तो हम कहते हैं पैसे के बदले में फायदा। अगर उसने 100 रुपए लगाए तो उन्हें क्या फायदा मिला, और अगर उन्होंने 110 रुपए लगाए तो उन्हें क्या फायदा मिला। तो संभव है कि आप उन्हें बताएंगे कि 110 वाले में कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे आपके हाथ मुलायम रहेंगे, आपके हाथ खरे नहीं होंगे। क्योंकि ये सैनिटाइजर सिर्फ आदमियों को यूज नहीं करना है, औरतों को भी करना है, बच्चों को भी करना है और हमारे बड़ों को भी करना है। कैसे सेल कर सकते हैं आप उसको? कि आपके घर में जब आपकी माता या आपकी बच्चे, बेटी, बेटा या आपकी धर्म पत्नी इनको लगाएंगे तो उनके हाथ जो हैं वो मुलायम रहेंगे, इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तो हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि 10 रुपए फालतू देने से अगर मैं अपने परिवार वालों को, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, कुछ नुकसान से बचा सकता हूँ, तो शायद वो 10 रुपए फालतू आपको दे दें। और अगर वो 100 रुपए वाला भी लेना चाहें
तो मूल्य समीकरण कैसे करेंगे? सिर्फ सैनिटाइजर के बेनिफिट बता के, सिर्फ ये बता के कि सैनिटाइजर से आपको क्या क्या फायदे हैं और उसको इस्तेमाल करना जरूरी क्यों है। घर पे बनाया हुआ हर्बल सैनिटाइजर भी शायद वही काम करता होगा। तो क्या करना है, उस तुलना के लिए तैयार रहना है। इसीलिए क्या करना है, नो योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में क्या क्या है। अगला कदम, नो योर कंपटीशन। अगर घर पे बने हुए हर्बल प्रोडक्ट लोगों को बेचे जा रहे हैं, आपके लिए वो कंपटीशन है, आप एक मुकाबले में हैं। क्या आपने तैयारी करी है कि जब कोई आपसे पूछेगा कि आपका तो सैनिटाइजर बहुत महंगा है, मुझे तो 70 रुपए में हर्बल सैनिटाइजर मिल रहा है, तो क्या करेंगे? आप वहां चौंक के उनका सामना करेंगे, सर झुका के सामना करेंगे, या अपने किए हुए होमवर्क के जरिए उन्हें ये विश्वास देंगे कि मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है और आज मैं यहां डील क्लोज करने आया हूं। एक चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप फील्ड में उतर गए, यानी कि आपने सोच लिया कि हम बिक्री करने घर से बाहर निकले हैं, तो पहली मीटिंग में वो बिक्री क्लोज हो जानी चाहिए, यानी कि वो ऑर्डर आपके लिए लिखा जाना चाहिए। ऐसा सोचकर आपको कदम बाहर रखना चाहिए। हो नहीं हो वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आपकी अपनी नॉलेज अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपकी नॉलेज आपके कंपटीशन के बारे में, आपकी नॉलेज क्लाइंट को फायदा दिखाने के बारे में है, तो मैं आपको गारंटी करती हूँ 99% आप निराश नहीं लौटेंगे। फिर जानते हैं कि आपके कस्टमर्स आपसे क्यों खरीदेंगे। Why your customer should buy from you? वो जाके हर्बल भी खरीद सकते हैं, बट आपसे ही क्यों? यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं। कुछ तकनीकी लेवल पे जाती हैं, क्योंकि आजकल अगर आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर आ गई है। तो टेक्नोलॉजी हमेशा से थी, ऐसा नहीं था कि कभी भी नहीं थी। जरूरत के हिसाब से टेक्नोलॉजी हमेशा हमारे साथ रही है। पहले मोबाइल फोन्स के थ्रू थी, फिर मोबाइल फोन में ही और ज्यादा अपग्रेडेशन होने लग गया। उसी में व्हाट्सएप आ गए, उसी में वीडियोस भी, फेसबुक भी आ गया, वीडियो कॉल्स आ गई। अब तो खैर बहुत कुछ है, जिसमें इतना है कि शायद अपने फोन को अगर हम देखने बैठे तो हम सारी चीजें एक बारी में समझ भी नहीं पाएंगे। तो क्यों खरीदेगा आपका ग्राहक आपसे, क्यों? ऐसा आप क्या लेके आए हैं? ना तो आप उनके मामा चाचा के बेटे हैं जो उन्होंने एक नाते के नाम से आपसे कुछ लेना है, और ना ही आप किसी नेता की अपील लेकर आए हैं कि उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी है कि जी हमने इनको भेजा और आपको इनसे कुछ ना कुछ लेना ही है। या एक चीज कि अगर आपको कोई और ग्राहक टेस्टिमोनियल दे सकता है, टेस्टिमोनियल यानी आपके बारे में एक रेफरेंस, आपके बारे में एक अच्छाई, 2 लाइनें या एक वीडियो या एक मैसेज या एक लेटर पे लिखा हुआ कहीं पर भी, ये दे सकता है कि उन्होंने आपसे एक चीज खरीदी और आपसे खरीदे हुए उत्पाद या सेवा का उन्हें बहुत फायदा हुआ है। प्लस यानी कि इसके अलावा क्या, आपके साथ उन्होंने जो लेन देन किया उनको उसका पूरा बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। सिर्फ आपका उत्पाद या सेवा ही अच्छी नहीं थी, आपके साथ बातचीत का अनुभव भी बहुत अच्छा था। तो क्या ये आपके लिए काम करेगा? बिल्कुल करेगा। क्योंकि कोई भी ग्राहक आपसे सिर्फ चीज खरीदने नहीं आता, चीज तो उसे कहीं भी मिल जाएगी। वो आपसे क्या खरीदता है? आपका आशावाद, आपका आत्मविश्वास। तब भी वो यही देखता है कि क्या आप उसकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, क्या आप लचीले हैं, क्या आप अपनी चीजों की जानकारी पूरी लेकर आए हैं, क्या आप हंसमुख हैं, क्या आप में बात करने की, उठने बैठने की
हर चीज का एक तरीका है, क्या आप उन्हें समझ पा रहे हैं? तब आता है एक ग्राहक को आपके ऊपर विश्वास। विश्वास की कड़ी हर एक लाइन में आपके साथ चलती जाएगी, क्योंकि जहां विश्वास टूटा वहां आप जितने भी अच्छे सेलर हो, जितने भी ज्यादा एक्सपीरियंस आपको हो, ग्राहक आपके पास दोबारा नहीं आएगा। इसलिए क्या बना के बहुत रखना बहुत जरूरी है? विश्वास। आगे चलते हैं। क्यों खरीदता है ग्राहक हमसे? हमने तो ना फोटो खींच के भेजी है, ना हमने उनके घर में कोई फ्री गिफ्ट भिजवाया है, और ना ही हमने कहीं से कोई पर्चा दिलवाया है। तो क्यों खरीदता है वो हमसे? एक ही सड़क पर 3 शोरूम है, किसी एक ही शोरूम से वो सामान खरीदता है, चाहे उसे 3 चीजें भी खरीदनी हो, वो एक एक चीज तीनों शोरूम से नहीं खरीदेगा, क्योंकि अभी तक उसने वो अनुभव भी ले लिया है आपसे, और अब उसे विश्वास हो गया है कि मुझे आने वाले वक्त में अगर कोई कोई भी तरीके की दिक्कत आती है तो वो किसके पास आ सकता है? आपके पास। कुछ चीजें जो हम एक सेल्स लैंग्वेज में बोलते हैं कि क्यों ग्राहक आपके पास आता है, क्या लाभ है उसको, यानी कि क्या फायदा है, क्या गौरव है, कैसे गौरव, हम किस गौरव की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ ग्राहक आपसे चीजें इसलिए भी खरीद सकते हैं क्योंकि वो एक स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि शायद उन्हें एक प्राउड फीलिंग होगा, किसी को ये बताने में वो गर्व होगा कि मैंने जो काम किया है वो बड़े बड़े लोग करते हैं, या वो ऐसे ऐसे लोगों ने किया है। जैसे कि स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के अपने अपनी ब्रांड्स हैं आज की डेट में। आजकल स्कूल ब्रांड नेम से जल्दी लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपने बच्चे को कहाँ भेजना है। तो जब किसी एक्स ब्रांड के की तरफ से आप जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, और आप फोन करके, जैसे कि टेलीकॉलर्स फोन करके बताते हैं कि आपको हमारे स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहिए, क्या फायदा है, और बहुत कुछ चीजें वो बताते हैं, तो नाम के ऊपर सबसे पहले बहुत सारे ग्राहक जाएंगे कि हाँ, अगर इस नाम के स्कूल में मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया तो मैं बाहर सोसाइटी में एक मेरा जो अपना एक ओहदा है, एक रुतबा है, उसको बरकरार रख पाऊं। तो आपके लिए वो बेचना बहुत आसान हो जाता है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि उस ग्राहक को ऐसा चाहिए जो कैसे आएगा? बातचीत से। डर, बहुत लोग डर से बहुत कुछ खरीदते हैं, जैसे कि कोरोना के टाइम में इंश्योरेंस। जितनी इंश्योरेंस इस टाइम में हम सब लोगों ने अपने लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, सबने जितनी जितनी इंश्योरेंस खरीदी है, शायद ही वो किसी भी दौर में ली गई। तो डर से आपका उत्पाद या आपकी सेवा बहुत ज्यादा बेची जा सकती है। नकल, नकल करना हमें तो सिखाया गया है कि नकल नहीं करनी चाहिए, नकल करना बुरी बात है, और ये हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। बट यहाँ पर हम कौन सी नकल की बात कर रहे हैं? क्या है इमिटेशन का मतलब? डिक्शनरी में भी उसका मतलब नकल ही आएगा। बट असल में हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिन्हें दूसरों की तरह बनना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कोई एक घड़ी का शोरूम, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हैं और आप एक ग्राहक के पास जाते हैं जिससे अपनी दुकान का इंटीरियर कराना है, तो वो आपसे सब सलाह मशवरा लेगा, आप भी उसको अपने बारे में सब बताएंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं। सब चीजों को बताने के बाद भी वो खुश नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। एक अजीब सा आप मानिए कि संदेह सा दिख रहा है उसके चेहरे पे। आप अब क्या करेंगे? अब आप सोच रहे हैं मन में कि मैंने तो सब बता दिया, इनके बोलने पे मैंने तो पैसे भी कम कर दिए, बल्कि अभी जाके मुझे ऑफिस में बात करनी है कि मैं इस पैसे पे काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। अब क्या करें आगे जाके? आपको बातचीत के दौरान ये समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने क्या बोला? लिसनिंग स्किल्स, यानी सुनने का कौशल। आपको बातचीत के दौरान ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके ग्राहक को असल में क्या चाहिए। अगर आपको ये समझ आता है कि वो किसी और को देखता है, यानी कि वो ऐसा चाहता है कि कम पैसों में मेरी दुकान भी वैसी दिखे, तो क्या आप उसे समाधान नहीं देंगे? आप उसे समाधान देंगे,
तब आप उसे बताएंगे कि आप चिंता मत करिए सर, मैं समझ गया हूं आप किस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं। मैं आपको आपकी दुकान उस एक बहुत जो पॉपुलर एक एरिया होगा उसके नाम से कंपेयर करते हुए आप उन्हें बता सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उत्तर प्रदेश में आपकी दुकान अगर बननी है उसे मैं कनॉट प्लेस जैसे एक शोरूम की शक्ल दे दूंगा। और क्या चाहिए ग्राहक को कि मैं एक 300 फुट की जगह में दुकान खोल के बैठा हूं जहां पर ग्राहक आते हैं, खुश हैं, बट शायद उतने नहीं जितना मैं चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उनको वैसा अनुभव देना चाहता हूं कि वो असल में एक शोरूम में आए हैं। तो उस दुकान को शोरूम की शक्ल देने के लिए हमने क्या किया? हमने नकल कर ली और आपने अपना अनुभव लगा के उस चीज को ग्राहक को दे दिया। फिर हम बात करते हैं आराम की। आराम के लिए क्या खरीदेगा ग्राहक? क्या खरीदना चाहता है आराम के लिए? सोने का गद्दा? सोने के लिए गद्दा तो हाँ आराम की चीज ही है, बट नहीं, हम उस आराम की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ कह रहे हैं कि वो आपसे तब कोई चीज खरीदेगा जब उसे उसमें उसकी समस्या का पूरा समाधान मिल जाएगा। यानी कि उसे शायद लगे कि मैं गाड़ी खरीदने आया हूं। अब गाड़ी तो 2.5 लाख से लेके और कहाँ तक गाड़ियां ही गाड़ियां हैं। आपको क्या चाहिए? एक बार फिर से आपको क्या करना है, अपने उसी पूरी क्वेश्चनेयर के हिसाब से आपको समझना है कि ग्राहक को क्या चाहिए। आराम, लग्जरी, यानी कि वो ये फील करना चाहता है कि नहीं नहीं एक ऐसी अच्छी गाड़ी जिसमें सब हाईटेक चीजें मेरे सामने हो। प्लेजर कि मजा आ गया है गाड़ी खरीद के। क्योंकि जब मैं खुद भी बैठता हूं या अपने घर वालों को भी बैठाता हूं तो सब यही बोलते हैं क्या गाड़ी। तो क्या सिर्फ आराम के लिए चाहिए? यानी कि 4 लोग आराम से बैठ के अच्छी लेग स्पेस हो और अच्छी छत हो ताकि हमारा सर ना टकराए, एसी चलता हो, खिड़कियां अपने आप बंद हो जाती हो, और ऐसी आरामदायक गाड़ी लेनी है? या हमें थोड़ा प्लेजर फील करना है? क्यों प्लेजर फील करना है कि नहीं नहीं इसमें ऑटोमेटिक मोड पे भी चीजें चल सकती हैं, अब हम बहुत आराम में हैं। लग्जरी, लग्जरी धूप लीजिए सनरूफ वाली गाड़ी लेके, ऑटोमेटिक बाहर से रिमोट से ऑन करा, गाड़ी अपने आप ऑन हो गई, ठंडी भी हो गई जब तक आप बैठेंगे। तो चाहिए क्या उसको? ये आपको बेचना है। इसलिए ग्राहक आपसे क्यों खरीदेगा? जब आपकी पहचान पाएंगे कि उसको चाहिए क्या। क्या आप उसको आराम के लिए, उसे आराम चाहिए तो आप उसे कैसा प्रोडक्ट बेचेंगे? उसे अभिराम चाहिए या उसको विलासिता चाहिए? प्लेजर, कंफर्ट और लग्जरी, यू हैव टू डिसाइड, बट कस्टमर विल बाय इफ यू विल अंडरस्टैंड। हमने पहली स्लाइड पे बात करी थी स्माइल की, हंसी। और देखिए हमारा जो सेल्स का प्रोसेस है वो भी स्माइल के बिना इनकम्प्लीट है। स्माइल के बिना सब कुछ दुनिया में इनकम्प्लीट है, सब कुछ रुक जाता है, कुछ नहीं हिलता है। क्या है ये स्माइल? एस, सर्च फॉर कस्टमर्स। सर्च, कहाँ ढूंढे जाके उनको? गली में निकल जाए सुबह बस्ता और रोटी का रोल बनाकर? नहीं। क्या होगा? कस्टमर तो नहीं मिलेंगे, कुछ लेनदार देनदार जरूर मिल जाएंगे। मीट देम, मिलो, किन्हें मिलो? अभी तो मिले ही नहीं तो मिले कहां से? इन्वेस्टिगेट नीड्स, जब लोग मिले ही नहीं तो उनकी नीड्स को कैसे ढूंढे हम? दोबारा से एस पे आते हैं, सर्च फॉर कस्टमर्स। अपने कस्टमर्स को ढूंढिए फोन के द्वारा, एक दूसरे से रेफरेंस लीजिए, डायरेक्टरी उठा के देखिए। आजकल तो गूगल पे हर चीज इतनी अवेलेबल है, वहां से कस्टमर्स ढूंढिए। आजकल तो ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास जिसमें जाके हम कस्टमर्स के ईमेल आईडी भी ले सकते हैं, उनके फोन नंबर ले सकते हैं। बट करना क्या है? सर्च, यानी कि ढूंढना है। ढूंढेंगे कैसे? जब आशा होगी। ढूंढेंगे कैसे? जब आत्मविश्वास होगा। ढूंढेंगे कैसे? जब सुनने की क्षमता होगी। दूसरों से बातचीत करके ही तो आप अपने लिए जरिए निकालेंगे। एक बार जब आपने ढूंढ लिया कि आपको एक कस्टमर मिल गया है, तब क्या? मीट देम,
मीट देम क्यों? क्योंकि हर तरीके का लेन देन फोन पे नहीं हो सकता, आपको उनसे मिलना है। आजकल के टाइम में जैसे आप और हम मिल रहे हैं ऑनलाइन, उस तरीके से मिले। जब सब ठीक था और जब सब ठीक होगा बहुत जल्द, तब जाकर मिलिए। क्योंकि जब आप मिलकर किसी से बातचीत करते हैं, तब आप उनके चेहरों को पढ़ पाते हैं, आप उनकी आंखों को समझ पाते हैं। बहुत सारी हमारी पर्सनालिटी की, हमारे अपने व्यक्तित्व की ऐसी रूप हैं जो हमारी सेल्स के अंदर आते हैं कि आप किस तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं, आप किस तरीके से हाथ मिलाते हैं, किस तरीके से हंसते हैं, किस तरीके से बैठते हैं। बैठते हुए आपके हाथ कहाँ हैं, बंद हैं, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, कैसे बैठे हैं उनके आगे। ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तभी मैं आपको बता रही थी कि सेल्स की पढ़ाई बहुत गहरी है, बट अभी ये समझना जरूरी है कि उन्हें मिलना क्यों जरूरी है, ताकि उन्हें आप ये विश्वास दिला सकें कि आप उनके लिए हैं। उन्हें जब किसी चीज की जरूरत है, वो आपका चेहरा याद रख सकते हैं। हम इंग्लिश में कहावत बोलते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यानी कि आप 2 महीने एक क्लाइंट से नहीं मिलिए, आप 2 महीने में उनके दिमाग से बाहर होंगे। और आजमा के देखिएगा, ऐसा हमारा दावा है। इन्वेस्टिगेट नीड्स। नीड्स क्या होती हैं? हमने तो सुना था वांट होती है, यानी कि चाहत। चाहते तो हम बहुत कुछ हैं, बट नीड क्या है, जरूरत क्या है क्लाइंट की? शायद आप उसको जो अभी एसी बेचने जा रहे हैं, उसकी जरूरत उसको नहीं है अभी, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, उसको एसी की जरूरत नहीं है। बट शायद आप ऑफ सीजन डिस्काउंट से उसको एसी बेच सकते हैं। तो क्या आपने उसकी नीड निकाली है? क्यों आप उसे एसी बेचने में ही लगे हैं? क्यों नहीं एयर प्यूरिफायर देते? क्यों नहीं उसको हीटर देते? या शायद उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी वो ब्रांड देना चाह रहे हैं जिसके लिए वो शोरूम के अंदर आ गया है। इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि उसे चाहिए क्या। वो फिर से कैसे आएगा? बातचीत से। जब आप उनसे बातचीत करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि दरअसल वो चाहते क्या हैं और उनकी जरूरत क्या है। बहुत जरूरी है हमें समझना कि चाहत और जरूरत बिल्कुल साथ नहीं है, लगते साथ साथ हैं, बट थोड़ा ऊपर नीचे रहते हैं। हमें वो पकड़ना है जो ग्राहक को चाहिए। लीड द ऑब्जेक्शंस। कैसे लीड करें? मतलब ऑब्जेक्शन यानी कि क्लाइंट हमें मना कर रहा है और हम उसे लीड करें, हम उसको आगे बातचीत में और कन्वर्ट करें। कैसे? हम तो मायूस हो जाते हैं जब हमें कोई ना बोलता है, या जब हमें लगता है कि आज कितना सोच के हम सुबह घर से निकले थे कि आज तो हम ये डील क्लोज करके ही आएंगे, बट ये डील आज फिर अटक गई। 1 हफ्ता हो गया है, 1 महीना हो गया है, हम हर रोज ये सोचते हैं कि ये लीड क्लोज होगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, आई एम द बेस्ट, हमें आशावाद होना है, बट हम तो मायूस हो गए। तो ऑब्जेक्शंस को लीड करने के लिए आपको क्या चाहिए? धैर्य, पेशेंस चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप धैर्य खो देंगे तो आपका करा हुआ अभी तक का सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। सो उसे धरा हुआ मत रखिए, धैर्य अपनाइए। अगर आप धैर्य से बात सुनते आए हैं, अभी तक आप उन्हें हर वो समाधान देते आए हैं जो उन्हें चाहिए था, तो अब क्यों नहीं? क्योंकि शायद अब 10 सवालों के बाद ग्राहक के पास 11वां, 12वां, 13वां, 20वां सवाल आ गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि आपने क्या किया है, अपना होमवर्क। आप अपने प्रोडक्ट को जानते हैं, आप मूल्य समीकरण जानते हैं, आप अपने कंपटीशन का पूरा होमवर्क करके आए हैं। इसलिए आपको पता है कि ग्राहक आपसे ही खरीदेगा। तो आपको क्या करना है? संयम से, धैर्य से उनकी हर बातों का जवाब देना है। और अगर आपके पास जवाब नहीं है, तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा एक तरीका हमारे ग्राहकों ने ही हमारे लिए बनाया है, वी विल गेट बैक टू यू। यानी कि हम आपको इस चीज के बारे में पता करके बताएंगे। उससे आपको क्या मिलता है? दोबारा से उस समस्या को समझने का समय, दोबारा से उस समस्या को सोचने की समझ, कि शायद आपने कुछ करना, कुछ छूट तो नहीं गया था आपसे जो आपको करना चाहिए था। और अगर आपने वो पकड़ लिया, तो आप हर तरीके की ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लेंगे। आपको कोई भी समस्या बड़ी लगेगी ही नहीं।
बल्कि आप खुश होंगे कि आपको ग्राहक ने ये सवाल पूछा, क्योंकि उससे आपको क्या मिला? एक और जवाब। देखिए, हर ग्राहकों को आप एक ही तरीके से नहीं संभाल सकते। क्यों? हम सब अलग अलग, हमारा व्यक्तित्व अलग है, हम सब अलग अलग हैं। आपने जो मेरे इंट्रोडक्शन में विपिन जी ने जैसे बताया कि एमबीटीआई, एमबीटीआई पर्सनालिटीज के बारे में है। वो एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम 4 तरीके के व्यक्तित्व से 16 व्यक्तित्व बनाते हैं, और हम ये समझते हैं कि पहले तो हम कैसे हैं, फिर हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो कैसे हैं, और फिर हमें समझ आता है कि हमें किस ग्राहक को उसके व्यक्तित्व के हिसाब से किस तरीके से समझना है और उसे कैसा समाधान देना है। एग्जीक्यूट द क्लोज, बस इसी के लिए तो हम काम कर रहे थे अभी तक, कि जल्दी से डील हमारे नाम पे हो, जल्दी से लेटर पे हमारा नाम आए और हम जाके दिखाएं और हम बोनस तैयार करें, या हम वो खुशी, हम वो चमक देखें, हम वो लोगों का हमारे ऊपर गर्व देखें कि हमने वो डील क्लोज कर दी। पर कैसे? ऑब्जेक्शन तो चल ही रहे हैं। क्या जब हम फाइनल लेटर साइन करने बैठते हैं तो ऑब्जेक्शंस नहीं आती? तब भी आती हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ है। फाइनल डील क्लोज करते हुए एक क्लाइंट ने बोला, नहीं हमें कुछ और भी पूछना है। अविश्वास मानिए, चेक सामने रखा है, उस पे अमाउंट लिखा जा चुका है, उस पे हमारी कंपनी का नाम लिखा जा चुका है, और कस्टमर ने साइन करते करते 2 मिनट के लिए पेन नीचे रख दिया। मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगी कि उस समय मेरे चेहरे पे तो कुछ नहीं था, बट मेरे चेहरे के पीछे क्या क्या था। 2 से 3 क्वेश्चन कस्टमर ने दोबारा पूछे, बट करना क्या था? बहुत आसान, दोबारा से एक कदम पीछे ले जाना था। कहां? इन्वेस्टिगेट नीड्स, कि कहीं मैंने नीड समझने में कोई गलती तो नहीं करी थी। उसी समय नीड्स को दोबारा से समझ के, क्लाइंट आपको टाइम देता है, आप 2 मिनट में जवाब दे सकते हैं, आप 5 मिनट में जवाब दे सकते हैं, आप बाहर जाके एक फोन करके आके जवाब दे सकते हैं, लेकिन वक्त लीजिए। इसलिए धैर्य हमेशा, हर कदम पे धैर्य बनाते हुए चलिए, ताकि जब आप क्लोज पर पहुंचे तो आप खुशी महसूस कर सकें। बट आप उस खुशी को इतना मत दिखा दीजिए कि कस्टमर को लगे कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे बेचना है। कैसे बेचते हैं हम? हमें लगता है कि क्योंकि हमने बोल दिया, हमने अच्छी तरीके से सुना था, हमने अपना होमवर्क कर लिया, हमने कंपटीशन के बारे में भी पढ़ लिया, हम सब तो कुछ तो करके आए हैं जो थ्योरी में लिखा है, एक किताब में लिखा है कि हमें 10 चीजें करके बाहर जाना है, हमने कर ली। बट अब क्या? अब ग्राहक आपसे कुछ बहुत ही मामूली सवाल भी पूछ सकता है, बहुत मामूली, जो शायद आपने सोचा ना हो। आपने बड़ी हाई टेक लैंग्वेज में जवाब तैयार करे हैं कि मैं आज अच्छे से प्रेस करी हुई शर्ट पैंट पहन के, टाई लगा के, पेन टांग के, और बिल्कुल एसी शोरूम के अंदर तैयार हूं सबका स्वागत करने के लिए। लोग आएंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं उन्हें 2-4 बातें अच्छी अच्छी बताऊंगा और मेरी डील क्लोज। बट क्या वाकई ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है? हम कहते हैं फैब योरसेल्फ, यानी कि अपने बारे में बताइए। यहां पे अपना क्या है? हमारा उत्पाद या हमारी सेवा, हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस। उदाहरण के तौर पे मैंने आपके सामने एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल रखा है। एक कस्टमर आपके पास 4 ब्रांड्स का कंपैरिजन करने के लिए आएगा। आप कैसे बेचेंगे एक वॉशिंग मशीन? क्योंकि हर वॉशिंग मशीन तो सेम ही काम कर रही है। तो अगर आपको नीड पता चल गई है, यानी कि उनकी जरूरत मालूम चल गई है कि उनको एक ऐसी मशीन चाहिए जो पैसा भी बचाए, उनका वक्त भी बचाए, उनके हाथ भी खराब ना हो, और उनके कपड़ों में अच्छी महक हो। बट आप उसको बांटेंगे कैसे? आप इसे कैसे एक एक करके बताएंगे कि ग्राहक आपको सुने? देखिए, बहुत जरूरी है कि आप बोल कैसे रहे हैं। अगर ग्राहक आपको सुन के समझ ही नहीं पा रहा है तो आप
तो आप जो भी बात आगे बोल रहे हैं वो बेकार है। सबसे पहले हम आते हैं फीचर्स पे। क्या है फीचर्स? यानी कि आप उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताइए। प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे आएंगे? जैसे कि वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप उन्हें ये बताइए कि इस वॉशिंग मशीन में अपने आप कपड़े सुखाने का फंक्शन है। मेमोरी वॉश, यानी कि आप इसमें फीड कर सकते हैं कि आपको कितने घंटे तक टब घुमाना है। स्मार्ट रिंस, एक बटन से ही अपने आप कपड़े कितनी बार में पानी से निकाले जाने चाहिए मशीन डिसाइड कर लेती है, हमें उसमें कुछ नहीं करना। एडवांटेज क्या है? पैसा बचाती है, वक्त बचाती है, साबुन भी बचाती है। बेनिफिट क्या है? सबसे अच्छा बेनिफिट कि आपको और आपके कपड़ों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ऐसी अगर एग्जाम्पल है हम रिंकल फ्री कपड़े का, तो कैसे बेचेंगे रिंकल फ्री कपड़े को आप? उसका फीचर ही रिंकल फ्री है कि उसमें रिंकल, आंखों के रिंकल नहीं, आंखों की झुर्रियों की बात नहीं कर रहे हैं हम, कपड़े की झुर्रियों की बात कर रहे हैं। कपड़ा भी मुचड़ जाता है जब आप उसे सुबह से शाम तक पहनते हैं, पर रिंकल फ्री कपड़ा सुबह से शाम तक वैसा रहता है। क्या एडवांटेज हो सकता है उसका? कि आपको उसको ज्यादा प्रेस करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें खुद में एक लचीलापन होता है, वो आराम से सारा दिन हैंडल होता है। बेनिफिट क्या है आपको? कि आप हर वक्त प्रेजेंटेबल लग रहे हैं, मतलब जैसे सुबह तैयार होकर निकले थे शाम तक आप वैसे ही फ्रेश लग रहे हैं। तो आसान है ना इनको संभालना, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा क्योंकि ज्यादा बिजली भी नहीं लग रही प्रेस की वजह से, इनको धोना आसान है, ये सूख भी अपने आप बड़ी आसानी से जाते हैं। ऐसी अगर आप बात करें एल्यूमिनियम प्रेशर कुकर की, तो क्या फीचर है? सबसे बड़ा फीचर कि वो एल्यूमिनियम का है। एडवांटेज क्या है? क्योंकि वो हीट का यानी गर्मी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसलिए सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम को लोग यूज करते हैं। वो आपकी गैस भी बचाता है। बेनिफिट क्या है आपको? सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है? उम्र बढ़ते बढ़ते जब हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, भारी सामान उठाने में मुश्किल होती है, एल्यूमिनियम हल्का है, उसको यूज करने से घर की महिलाओं के कंधों पर जोर नहीं पड़ता। इस तरीके से जब आप अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को फैब करेंगे तो गारंटेड आपकी चीजें। ये एक स्लाइड है जो सेल से बहुत हद तक जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां पर ये बता रहे हैं कि अकेले जना सेल्स नहीं कर सकता, कोई भी जना अकेले सक्सेस पा ही नहीं सकता है। चाहे उसके अपने आइडियाज हैं, चाहे उसने अपने आप सब प्लान कर लिया है, चीजों को ऑर्गेनाइज करके आगे लोगों को डेलीगेट भी कर दिया है, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, तुम वो करोगे, बट जब तक वो उनके साथ मिल के काम नहीं करेगा, क्या कभी किसी को सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए सेल्स के लिए एक बहुत जरूरी चीज है टीम वर्क। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास आत्मविश्वास तक ही अच्छा है, आत्मनिर्भर होने तक ही अच्छा है, लेकिन अगर वो रूढ़ता में आ जाएगा तो कोई आपका साथ नहीं देगा। हम इस दौरान एक ही चीज के बारे में बात करते आए, धैर्य के बारे में, पेशेंस के बारे में। पेशेंस इज द की। जी हाँ, अगर आप धैर्य नहीं रखेंगे तो क्लोज होते होते भी डील आपके हाथ से निकल जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए, नो कोल्ड कॉल्स। मतलब कोल्ड कॉल क्या होती है? पानी ठंडा सुना है, कोल्ड ड्रिंक ठंडी सुनी है, खाना ठंडा सुना है, कॉल भी कोल्ड होती है। कॉल कोल्ड होती है जिसमें ग्राहक ने आपको खुद से नहीं बुलाया है, आप उसके दरवाजे पे जाकर बैठ गए हैं। ऐसा कभी भी मत करिए। अगर आप इज्जत से काम करना चाहते हैं तो बकायदा फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर एक समय और जगह डिसाइड करके ही जाइए, और हाँ, टाइम से पहले पहुंचिए। नेवर सिट बिफोर अ सीट इज ऑफर्ड। कभी भी जाते खुद ही मत बैठ जाइए। जब आपको ग्राहक ऑफर करे कि आइए बैठिए, मतलब वो आपको प्यार से और इज्जत से इनवाइट कर रहा है, अब वो तैयार है आपको अपना कीमती समय देने के लिए। इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत करिए।
हड़बड़ी मत मचाइए किसी भी चीज की। वेट टिल द कस्टमर हैज स्पोकन। जब तक कस्टमर की बात पूरी ना हो जाए आप बीच में इंटरप्ट मत करिए कि सर मैं ना, मेरी सुनिए, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। कभी नहीं, वो आपको पूरा समय देंगे आपकी बात बोलने का, लेकिन अभी आपको ध्यान क्या लगाना है, उनकी बात को सुनने में। उनकी बात को सुनिए, सुनते सुनते समझिए, क्योंकि शायद आप अपने आंसर सुनने सुनने में भी तैयार कर लेंगे। डोंट ओवर डू विथ फॉलो अप। हम अक्सर क्या करते हैं, इतने खुश हो जाते हैं अगर एक हमारे पास क्वेरी भी आ जाती है तो हमें लगता है कि बस आज क्वेरी आई, 2 घंटे में हमने उनका प्रस्ताव बनाया, तैयार किया, भेजा, और शाम को 5 बजे से फोन करना तैयार, सर क्या है, कुछ हमारे लिए सेवा, हम कैसे कर सकते हैं, हम कब मिलके इस पे बात कर सकते हैं। कस्टमर ने फोन नहीं उठाया तो मायूस, फिर 1 घंटे में फोन। वक्त ही देखना भूल जाते हैं कि रात के 8 बज गए हैं, 9 बज गए हैं, या सुबह के 8 बजे आप उन्हें फोन कर रहे हैं, क्योंकि हर काम करने के लिए एक समय बनाया गया है। आज उन्होंने फोन नहीं उठाया या उन्होंने बोला कि मैं अभी देखूंगा और फिर हम कल बात करेंगे, तो आप कल सुबह 9:30 बजे घड़ी देखी और बस उनका ऑफिस शुरू हो गया है, 9:30 हमने फोन घुमा दिया, सर आपने देख लिया। अगर वो उन्होंने बोला है कि हमसे कल देखेंगे और आपको बताएंगे, तो प्रैक्टिकली ऑफिस के टाइम के हिसाब से भी आपको उन्हें 2 से 3 घंटे देने हैं। इसका मतलब आपने फॉलो अप कब करना है, लंच के बाद। डोंट बी इन अ हरी। क्या मतलब है इसका, जल्दबाजी नहीं। किस चीज की जल्दबाजी, अक्सर हम जल्दबाजी करते हैं जहां पे हम छोटी छोटी बातें कहना भूल जाते हैं, जैसे कि सॉरी, जैसे कि थैंक यू। जब भी आपकी डील खत्म हुई, यहाँ डील क्लोज नहीं हुई है, खत्म हुई, मतलब आप एक मीटिंग करने आए और आप मीटिंग से वो खत्म करके वापस जा रहे हैं, या आपने फोन किया है उन्हें बात करने के लिए, आपकी बातचीत खत्म होने पे आप फोन नीचे रख रहे हैं, हमेशा थैंक यू बोलिए, क्योंकि सामने वाले को ये समझना बहुत जरूरी है कि वो आपके लिए महत्व रखते हैं। उनका समय उतना कीमती है जितना आपने अपना कीमती समय दिया है। कुछ चीजें जो मैं आपके पास छोड़ना चाहती हूं, जिन्हें आप टिप ऑफ द डे की तरह भी बोल सकते हैं, वो है नेवर यूज दीज वर्ड्स विद कस्टमर्स। ऑब्वियसली, जाहिर है, कस्टमर कहेगा अगर जाहिर ही है तो हमें क्यों बताया जा रहा है। बेसिकली मूल रूप से क्या मतलब, अभी भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर क्या कह रहा है। ट्रस्ट मी, हम पे विश्वास करो। तो वो कहेगा कि इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम इन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऑनेस्टली सर, ईमानदारी से हमने ऐसा काम किया है। ईमानदारी से, तो क्या अभी तक तुम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे? नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लाइंट कह रहा है मैं आज नहीं मिल सकता हूं कर, सर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैं आज भी नहीं मिल सकता, मुझे अभी 2 दिन, सर कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत ही नहीं है तो आप इतने फोन क्यों कर रहे हैं? तो कुछ ऐसे शब्द कभी कभी सामने वाले को ऐसा जाहिर करवाते हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा कभी किसी को महसूस मत होने दीजिए कि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फर्क पड़ता है। सेल्स अपने आप में एक ऐसी कड़ी है जो जिसमें दर्शाना बहुत जरूरी है कि हमें हर उस चीज का फर्क पड़ता है जो हमारे सामने वाले के लिए भी जरूरी है और हमारे। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे इससे एंड करते हैं और हम इसे अब क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए स्टार्ट करते हैं। जी मैं ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे बहुत ही शानदार रहा, और आपने जो सेल्स के बारे में,
सेल्स इंडस्ट्री के बारे में जो भी कुछ यहाँ पे सेल्स के बारे में आपने जो भी कुछ अनुभव आपका है, आपने जिस तरीके से प्रस्तुत किया है लोगों के समक्ष, मैं बोलना चाहूंगा ये बहुत ही बेहतरीन था और काबिले तारीफ है बिल्कुल। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो दोस्त जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे जूम ऐप पे लिंक के जरिए या फिर हमारे फेसबुक पेज पे, वो लोग काफी यहाँ पे मैम ने जो अनुभव यहाँ पे प्रस्तुत किया, मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन अनुभव यहाँ पे आज हुआ। तो इसके लिए मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग यहाँ पे चैट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और आपके अगर कोई सवाल हैं अभी दोस्तों, तो आप यहाँ पे मैम से जरूर यहाँ पे बात कर सकते हैं आप। और मैम एक बात और मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर फ्यूचर में अगर फिर से आपकी अगर सेवा की जरूरत पड़े तो जरूर आप हमें सेवा का ये तो मेरे लिए बहुत एक ऑनर की बात होगी कि अगर मुझे इस मंच पे दोबारा ऐसा अवसर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अगर जो ऐसा मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मैंने अपनी एक इनारा इमेज मैनेजमेंट नाम से फर्म शुरू करी है, तो हम इनारा में बिलीव ही इस चीज में करते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि अभी तक तो हमने अपने लिए बहुत किया है। हमने कस्टमर्स के साथ भी जो अभी तक हम सेल्स की बातें करते रहे, लेन देन किया, वो लेन देन भी कंपनीज के साथ जुड़कर ही किया। अब समय है दूसरों के लिए वो करने का, उन सब अनुभवों को उनको देख के तैयार करने का कि आने वाली पीढ़ी आने वाले वक्त से लड़ सके। तो मैं at your service, at the service of APLL, it is a great opportunity for me and I'm really honored to be here. धन्यवाद मैम, आपका फिर से एक बार धन्यवाद। और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लोग आपको काफी सारे यहाँ पे लोग धन्यवाद दे रहे हैं यहाँ पे, और लोगों को काफी ज्यादा यहाँ पे अनुभव हुआ है जिस तरीके से आपने प्रस्तुत किया, बहुत ही बेहतरीन था और लोगों को काफी यहाँ पे लाभ मिला, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। और कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। सर्विस लोग एक मैम किसी को स्माइल, सर्विस देने के एक बाद वो लोग बोल स्माइली रही है स्माइल समझ इंटरेस्ट नहीं। जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल नहीं मैं देख पाया अभी तक कि जो कि आपके सामने मैं प्रस्तुत कर सकूं लोगों के। और मैम एक सवाल यहाँ पे आ रहा है बार बार, फ्रेशर है वो और इस इंडस्ट्री में अपने आप को आगे ले जाना चाहती हैं, तो वो कैसे क्या करे? सेल्स इंडस्ट्री में वो अपने आप को कैसे आगे ले जा पाए और कैसे करियर बना पाए अपना? विपिन जी, जिस तरीके से मैंने बताया कि सेल्स जो है वो अपने आप में एक ट्रांजैक्शन नहीं है ना, हम वो जो मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है कि भी एक पर्टिकुलर वर्टिकल में आपने काम करा, क्योंकि सेल्स वाले के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक ऑलराउंडर बन के काम करे। तो जब हम सेल्स के लिए पढ़ाई भी करते हैं तो हमेशा हम सेल्स मार्केटिंग के साथ मिलके पढ़ाई करते हैं, या हम साथ में एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऐड करते हैं जिसमें हम डिग्री लेते हैं टू बी नॉलेजेबल इन ऑपरेशंस एज वेल। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होता कि बैकएंड पे काम कैसे होता है, आप किसी भी कस्टमर को फेस करके उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते हैं। तो एज अ फ्रेशर जब आप सेल्स के लिए आगे बढ़ना चाहें, पहले अपने आप से बात करिए और सोचिए कि आपको सेल्स में करना क्या है, यानी कि प्रोडक्ट में जाना है या सर्विस में। जैसे मैंने उत्पाद और सेवा के बारे में बताया, तो डिसाइड करिए आप सेल क्या करना चाहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री को पिक करना चाहते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में सेल्स है। सबसे बढ़िया बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सवाल का जवाब आप सभी को मिला, आप सेल क्या करना चाहते हैं और सब जगह ही सेल हो रहा है। आप कौन से इंडस्ट्री को चूज करना चाहते हैं वो पूरा पूरी आपके ऊपर है, और कैसे आप सेल को चूज करके अपने करियर को आप आगे ले जा सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी के सवाल का जवाब यहाँ पे मिल चुका है। और अगर आपके कोई और भी सवाल हैं, हमारे पास 1 मिनट और है, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सो मैम एक सवाल यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैम अगर किसी ने सेल किया और सेल करने के बाद सर्विस यहाँ पे दिया गया, और उसके बाद अगर वो रिजेक्ट करते हैं सेल को, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? विपिन जी, एक मेरा सवाल इस बात पे कि सर्विस सेल कर दी है तो रिजेक्ट हुई है, बिल्कुल या बिल्कुल तो हम सर्विस दे चुके हैं का मतलब हमने अपना विश्वास कस्टमर को दिया था, बिल्कुल तो हमने तो अपनी ट्रांजैक्शन पूरी अच्छे से करी है, पर उसके बाद क्लाइंट ने रिजेक्ट करा है, मतलब या तो बैक एंड में कुछ प्रॉब्लम है या उसके पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। तो हमें क्या समझना है, लीड द ऑब्जेक्शन,
तो लीड द ऑब्जेक्शन सिर्फ सेल करने तक की नहीं है, उसके बाद कस्टमर सर्विस जो इतना इंपॉर्टेंट डिवीजन आजकल कंपनीज ने बनाया है, क्या वहां पर कोई गलती तो नहीं हो रही है? तो सेल्स वाला सेल शुरू करने से लेके जब तक वो प्रोडक्ट कस्टमर के घर पे चलकर काम नहीं करने लग गया, तब तक सेल्स वाले की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए उसको हर एक से, हम जब आगे सेल्स की बात करते हैं तो हम आईपीआर की बात करते हैं, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो क्या एज अ सेलर मेरा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में इतना अच्छा रिलेशनशिप है कि वो मेरे क्लाइंट का ध्यान रखेगा? तो सर्विस देने के बाद जो ऑब्जेक्शन आई है उसे लीड करने की क्षमता मेरे में शायद उतनी नहीं होगी जितनी मेरी टीम में होगी। तो हम एज ए टीम काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने टीम वर्क की बात करी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पे बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का, और इसी तरीके से हम लोग ऑलवेज शानदार सेशन आप लोगों के समक्ष लेके आते रहेंगे। तो यहाँ पे मैम को यहाँ पे विदा देना चाहूंगा। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज आई और लोगों के समक्ष इतना बेहतरीन, मतलब मैं कि टोटल ही स्पीचलेस हूँ, इतना बेहतरीन सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। तो इसके लिए धन्यवाद मैम एक बार फिर से। और आप सभी का धन्यवाद, और आप सब लोग अपने अपने जिंदगी में आगे बढ़े। सेल्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन लिया उसको लेके आप लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, और बस ऑल द बेस्ट मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। और नेक्स्ट सेशन जब होगा तो आप सभी लोग हमारे फेसबुक पेज और जूम ऐप लिंक के जरिए फिर से जुड़े। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मैम। से भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने करियर में बहुत अच्छा करें, बहुत आगे जाएं, और हमेशा ध्यान रखिए कि धैर्य के साथ आगे बढ़ें और सबको मान सम्मान देते हुए आगे चलें। अपने अपना ध्यान रखिए, मास्क जरूर पहनते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, चाहे वो 100 का हो चाहे 110 का हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।